दूसरों का मजाक बनाना मानव स्वभाव है। जब भी किसी को मौका मिलता है वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका नहीं चूकता, परंतु कभी कभी हमारी भद्दी या असमय मजाक के रूप में की गई अभद्र टिप्पणी सदैव के लिए संबंधों में कटुता का कारण बन जाती है। महाभारत का युद्ध इसका साक्षी है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अपने पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को उस समय तक बर्दाश्त कर लेता है, परंतु उसके हृदय में सदैव टीस रहती है। वह वक्त का इंतजार करता है, वह उसको जब भी प्रतिकार करने का अवसर मिलता है अवश्य करता है। अतः व्यर्थ की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, और अगर ऐसा कभी हो भी जाए तो बिना किसी तर्क के सच्चे मन से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। हमारा व्यवहार ही हमारे चरित्र का दर्पण है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस लेकर आया है आपके लिए आपका फेवरेट प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई। और आज दिन है 15 जुलाई 2020 यानी कि वेडनेसडे। मैं शुरुआत करता हूं कुछ अपडेट से, कुछ कविताएं, कुछ कहानी, कुछ किस्से, और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। तो अपडेट दोस्तों कुछ इस प्रकार है। अभी तक कोरोना वायरस से 9,33,495 पीड़ित हो चुके हैं केसेस। 29,000 नए केसेस आए हैं जो सबसे बड़ी संख्या है, और रोज संख्या बढ़ती जा रही है। 24,281 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है, और 553 पिछले 24 घंटे में मृत्यु हुई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ICMR ने अप्रूवल दे दिया है कि 2000 लोगों पर फर्स्ट लेवल का ट्रायल इंडिया में होना शुरू हो सकता है। उसके अलावा आपको याद होगा कि रशिया सबसे पहले एक ट्रायल कर चुका है और सक्सेसफुली उसने कोरोना वायरस पॉजिटिव की इंजेक्शन को निकाल दिया है। उसके अलावा रिकवरी रेट कहते हैं बहुत फास्ट है। दिल्ली में रिकवरी रेट करीब 81% पहुंच चुका है। दोस्तों, लॉकडाउन की स्थिति यह है कि बिहार में 16 से 31 जुलाई, उड़ीसा में 9 से 13 जुलाई, तमिलनाडु में 6 से 31 जुलाई, आसाम में 19 जुलाई, और बेंगलोर ने भी एक वीक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार से खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं। वहाँ के एक रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट मिस्टर उमेश रजक की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उन्हें एम्स में टाइमली एडमिशन नहीं मिल पाया, जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव के पेशेंट थे। उसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र में भी कुछ अच्छी पोजीशन नहीं है। वहाँ पे रेमडेसिविर जो एक दवाई होती है, जो इंजेक्शन होता है कोविड-19 के लिए, ये जिसकी कीमत 4,000 रुपये मात्र है, लेकिन ब्लैक में ये 60 से 70,000 रुपये में मिल रही है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन को इसे दो गौर से देखना चाहिए और ब्लैक मार्केटिंग को रोकना चाहिए, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो कहीं ये ना हो कि पैसों की कमी की वजह से कोई व्यक्ति अपनी जान दे दे। दोस्तों, वो बात दूसरी है कि महाराष्ट्र में करीब 10,000 इंजेक्शन की ज़रूरत है पर डे, क्योंकि 20,000 पेशेंट्स यहाँ पर हैं। तो इसके लिए भी भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार को कुछ इंतज़ाम करने पड़ेंगे, जिससे कि सफिशेंट मात्रा में ये मेडिसिन मिल पाए, अवेलेबल हो पाए महाराष्ट्र में। हालांकि इसके लिए आपको कोविड टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट और साथ में आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, तभी आपको ये अवेलेबल होगी। राजस्थान में दोस्तों, अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने में एक बार फिर से कामयाब हो गए हैं। 107 MLAs के सपोर्ट को लेकर वो गवर्नर के पास गए थे और उन्होंने अपना दावा पेश किया था, तो उन्हें परमिशन मिल गई है। और दूसरी तरफ सचिन पायलट को कांग्रेस ने टर्मिनेट कर दिया है, जो कि वहाँ के उप मुख्यमंत्री पद पर थे। उसके अलावा वहाँ के प्रेसिडेंट भी थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट राजस्थान के, तो उन्हें डिस्चार्ज करके उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है। और उनके साथ उनके 2 एसोसिएट विश्वेंद्र और रमेश मीना को भी निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से। दोस्तों, सिंगापुर में भी रिसेशन का स्लम्प आ चुका है, और वहाँ पर बताया जाता है कि GDP करीब 41.2% कम हुआ है, जो रिकॉर्ड है। जॉनी वॉकर, जो कि एक फेमस विस्की है, उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने घोषणा की है कि फ्यूचर में जो बॉटल्स हैं वो कांच की बोतल की जगह पेपर्स की बोतल होंगी, क्योंकि वो चाहते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ हुवई, जो कि चाइनीज़ टेलीकम्युनिकेशन जाइंट है, जिसका भारत, अमेरिका और अब UK ने भी बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने कहा है 5G नेटवर्क में अब हम इसका हुवई की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। हमारे पड़ोसी देश जैसे चाइना है, उसी तरह नेपाल भी भारत के अगेंस्ट बोलना शुरू कर चुका है।
दोस्तों कल हमारी मीडिया को बैन किया था और आज नेपाल के पीएम ने कहा है कि वीरगंज नाम की जो जगह है, लॉर्ड राम वहाँ पर पैदा हुए थे जो नेपाल में है, ना कि वो अयोध्या में पैदा हुए थे जो भारत क्लेम करता है और भारत का ये झूठा क्लेम है। तो वो कहते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान वीरगंज नेपाल है, ना कि अयोध्या। तो दोस्तों ये विचार करने वाला विषय है। दोस्तों कल की मैं बात बता दूं, कल मैंने पुलिस के बारे में बताया था कि पुलिस की लाइफ कैसी होती है और एक मैंने घटना आपको बताई थी। मैंने आपसे विचार भी मांगे थे और मेरे एक बहुत सीनियर फ्रेंड, बैंकर फ्रेंड हैं जो कि दुबई में रहते हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा है और जिस मैसेज के माध्यम से उन्होंने कहा है कि मैं फील करता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, इसमें स्टेट लेवल पर जो DIG लेवल का हेड होना चाहिए और जो गवर्नर को रिपोर्ट करे। इसी तरह से सेंटर में जनरल की तरह, जैसे आर्मी में जनरल होते हैं उसी तरह जनरल होने चाहिए जो कि जनरल के नीचे सब DIG काम करें स्टेट में, और जो जनरल है वो सीधा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करे। तो ये उनकी एक सलाह है और मुझे उम्मीद है कि ये सलाह अगर वो सरकार को वो बताएंगे तो शायद सरकार इस पर विचार कर सकती है। दोस्तों मैं अब आपको बिजनेस और कॉमर्स की न्यूज़ बताता हूं और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों मिड ईस्ट जो है, मिडिल ईस्ट जिसे कहते हैं, करीब वायरस की वजह से 270 बिलियन ऑयल की जो इनकम थी उसका लॉस हुआ है उनको। ओक ट्री ने 570 करोड़ रुपए भारत के रियल एस्टेट डेवलपर M3M में इन्वेस्ट किए हैं। HDFC अभी एडिशनल फंड रेजिंग के लिए अप्रूवल ले रहा है अपने शेयर होल्डर से और उन्होंने कहा है कि अब 45,000 करोड़ रुपीस हम एडिशनल फंड रेज करना चाहते हैं। उसी तरह से जियो की एक लिमिट हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि जियो में जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 10% जो कि टोटल की वैल्यूएशन है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वैल्यूएशन जो है उनकी करीब जो आई थी उसमें उन्होंने कहा 10% $18.3 बिलियन होती है। तो $18.3 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो नहीं ले सकते हैं। अदानी पोर्ट को जो परमिशन थी, जो उन्होंने कहा था कि हम अपने पोर्ट को डेवलपमेंट के लिए 1.25 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग प्लान में हम एंटर करने चाहते हैं, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है, जो रेटिंग है वो नेगेटिव आई है। तो उनके लिए फंड रेजिंग थोड़ा टफ हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों IT डिपार्टमेंट जो कि CBDT के अंडर आता है, उन्होंने वन टाइम रिलैक्सेशन की घोषणा की है। उन्होंने कहा है जिन्होंने 5 साल में अपने IT रिटर्न नहीं भरे हैं उसकी आखिरी तारीख सितंबर 2020 है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि विशाखापट्टनम में काफ़ी सारे प्लांट्स में आग लग रही है और अभी विशाखा सॉल्वेंट प्लांट में रिसेंटली आग लगी है। पेप्सिको ने कहा है डबल डिजिट में उनके वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है और भारत में उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है। सिटी यूनियन बैंक भी अपने बोर्ड से अप्रूवल ले चुका है 1100 करोड़ रुपए रेज करने के लिए। उधर सुंदर पिचाई जो कि CEO है गूगल के, उन्होंने कल 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का प्लान भारत में बताया था मिस्टर मोदी से बात करने के बाद में, और अब वो चाहते हैं कि एडिशनल $4 बिलियन वो जियो प्लेटफॉर्म में भी इन्वेस्ट करें। $4 बिलियन, तो दोस्तों इसका मतलब हो गया कि करीब 30,000 करोड़ रुपीस एडिशनल वो जियो में भी डालना चाहते हैं। तो जियो प्लेटफॉर्म में भी अभी करीब, अगर हम 4 बिलियन को मिलाते हैं तो करीब $19 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगी, जो कि 1,50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जियो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रिलायंस और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिसी है जिसकी वजह से भारत में इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ रही है इतने खराब समय के बाद भी। दोस्तों ग्लेन मार्क फार्मा, उन्होंने भी कोविड-19 ड्रग जो फेविपिराविर के नाम से है उसके रेट कम कर दिए। उन्होंने कहा है 75 रुपये पर टैबलेट के रेट से अब नए रेट उन्होंने रिवाइज रेट बताए हैं। विप्रो को Q1 प्रॉफिट 2,390 करोड़ हुआ है। भारतीय एयरटेल जो कि सेकंड लार्जेस्ट वायरलेस कैरियर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो वेरिजोन जो US टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे। गोल्ड के प्राइस भी काफ़ी कम हुए हैं, 0.5% कल कम हुए हैं और ये प्राइस 48,912 रुपये 10 ग्राम के प्राइस है। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय RJ आदि और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अगर लोग सिर्फ ज़रूरत पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण हैं जो उन्हें सिर्फ
अंधेरों में ही दिखाई देती है। जिंदगी के सफर में अनेकों मोड़ आते हैं, जिंदगी के सफर में अनेकों मोड़ आते हैं। कुछ तोड़ जाते हैं, कुछ जोड़ जाते हैं। कुछ गैर ऐसे मिले जो अपना बना गए, कुछ अपने ऐसे निकले जो गैर का मतलब बता गए। दोनों का ही शुक्रिया जो जिंदगी के तजुर्बे को बढ़ा गए। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि आदि कश्यप आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबईचा मानुस। और अब मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं और ये कविता है, इसका शीर्षक है चाहत एक स्त्री की। यानी कि एक स्त्री की चाहत क्या होती है, वो क्या एक्सपेक्ट करती है अपने पति से, अपने परिवार से, वो इस कविता के माध्यम से बताना चाहती है। इसे ध्यान से सुनिएगा। आसान नहीं होता प्रतिभाशाली स्त्री से प्रेम करना, क्योंकि उसे पसंद नहीं होती जी हजूरी। झुकती नहीं वो कभी जब तक ना हो रिश्तों में प्रेम की भावना। तुम्हारी हर हाँ में हाँ और ना में ना कहना वो नहीं जानती, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं झूठ की डोर में रिश्तों को बांधना। वो नहीं जानती स्वांग की चाशनी में डुबोकर अपनी बात मनवाना। वो तो जानती है बेबाकी से सच बोल जाना। फिजूल की बहस में पड़ना उसकी आदतों में शुमार नहीं, लेकिन वो जानती है तर्क के साथ अपनी बात रखना। वो क्षण क्षण गहने कपड़ों की मांग नहीं किया करती, वो क्षण क्षण गहने कपड़ों की मांग नहीं किया करती। वो तो संवारती है स्वयं को अपने आत्मविश्वास से, निखारती है अपना व्यक्तित्व मासूमियत भरी मुस्कान से। तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें टोकती है, तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें टोकती है, तो तकलीफ में तुम्हें संभालती भी है। उसे घर संभालना बखूबी आता है, उसे घर संभालना बखूबी आता है। तो अपने सपनों को पूरा करना भी अगर नहीं आता, तो किसी की अनर्गल बातों को मान लेना। पुरुष के आगे वो नतमस्तक नहीं होती, झुकती है तो तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम के आगे, और इस प्रेम की खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है। और दोस्तों, आखिर में हौसला हो निभाने का तभी ऐसी स्त्री से प्रेम करना, क्योंकि टूट जाती है वो धोखे से, छलावे से, पुरुष अहंकार से, फिर जुड़ नहीं पाती किसी प्रेम की खातिर। वो जुड़ नहीं पाती किसी प्रेम की खातिर। तो जी हाँ दोस्तों, ये कविता आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। और यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपको ये लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबईचा मानुस। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, न कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त उसी का चलता है जो पलट कर ऊपर आता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। इस संसार में अनेक कलाएं हैं, लेकिन इन कलाओं में सबसे अच्छी कला है दूसरों के हृदय को छू लेना। मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना मन का विषय है। दोस्तों, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले मन उड़ता परिंदा रखिए। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनमें से हंसकर बाहर आना
आर्ट ऑफ लाइफ है। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपको सुना रहा है तरह तरह की बातें। आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम है जिसका नाम है आड़ी टेढ़ी बातें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। जिस तरह मैं हमेशा करता हूँ, अपने प्रोग्राम के आखिर में आपको एक कहानी सुनाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको बाकी कहानियों की तरह पसंद जरूर आएगी। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है हमारा लक्ष्य। एक बार की बात है, एक नगर के राजा ने यह घोषणा करवा दी कि कल जब मेरे महल का मुख्य दरवाजा खोला जाएगा, तब जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को हाथ लगा दिया वह वस्तु उसकी हो जाएगी। इस घोषणा को सुनकर सभी नगरवासी रात को ही नगर के दरवाजे के पास जाकर बैठ गए और सुबह का इंतजार करने लगे। सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं अमुक वस्तु को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं सोने को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं कीमती जेवरात को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग घोड़ों के शौकीन थे और कहने लगे मैं तो घोड़ों को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग हाथियों को हाथ लगाने की बात कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे मैं दुधारू गौओं को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कह रहे थे कि राजा की रानियां बहुत सुंदर हैं, मैं राजा की रानियों को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग राजकुमारी को हाथ लगाने की बात कर रहे थे। कल्पना कीजिए कैसा अद्भुत दृश्य होगा वह। उसी वक्त महल का मुख्य दरवाजा खुला और सब लोग अपनी अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने दौड़े। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगा लूं ताकि वह वस्तु हमेशा के लिए मेरी हो जाए। और सबके मन में यह भी डर था कि कहीं मुझसे पहले कोई दूसरा मेरी मनपसंद वस्तु को हाथ ना लगा दे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा सबको देख रहा था। अपने आसपास हो रही भाग दौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। कोई किसी वस्तु को हाथ लगा रहा था, कोई किसी वस्तु को हाथ लगा रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक छोटी सी लड़की आई और वो राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजा उस लड़की को देखकर सोच में पड़ गया। फिर उसने विचार किया कि हो सकता है ये लड़की बहुत छोटी है, शायद यह मुझसे कुछ पूछने आ रही है। वो लड़की धीरे 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 चलती हुई राजा के पास पहुंची और उसने अपने नन्हे हाथों से राजा को हाथ लगा दिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उस लड़की का हो गया और राजा की प्रत्येक वस्तु भी उस लड़की की हो गई। तो दोस्तों, जिस प्रकार उन लोगों को राजा ने मौका दिया था और उन लोगों ने गलती की, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हमें रोज मौका देता है और हम रोज गलती करते हैं। हम ईश्वर को हाथ लगाने अथवा पाने के बजाय ईश्वर की बनाई हुई संसारी वस्तुओं की कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए ही यत्न करते हैं। पर हम कभी इस बात का विचार नहीं करते कि यदि ईश्वर हमारे पास हो गए तो उनकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु भी हमारी हो जाएगी। ईश्वर बिल्कुल मां की तरह ही होते हैं। जिस प्रकार मां अपने बच्चों को गोदी में उठाकर रखती है, कभी अपने से अलग नहीं होने देती, ईश्वर भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही खेल खेलते हैं। जब कोई बच्चा अपनी मां को छोड़कर अन्य खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है तो मां उसे उन खिलौनों को खेल के साथ में लगाकर अन्य कामों में लग जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम ईश्वर को भूलकर ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं के साथ खेलना शुरू कर देते हैं तो ईश्वर भी हमें उस माया में उलझाकर हमसे दूर चले जाते हैं। और कुछ बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की माया में ना उलझकर ईश्वर में ही रमण करते हैं और उस परम तत्व में मिल जाते हैं। फिर उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। इसी बात को गुरु ग्रंथ साहिब ने इन शब्दों में कहा है, जाके वश खान सुल्तान ताके वश में सगल जहान। दोस्तों, इसका अर्थ है जिसके वश में ईश्वर होते हैं उसके वश में सारी दुनिया होती है। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि। आपको यह कहानी कैसी लगी आप मुझे जरूर लिखिएगा।
मेरा मोबाइल नंबर है 9833880402 और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब मैं इस सभा को यहीं समाप्त करना चाहता हूं और सभा को समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहता हूं, जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते हैं साहब, जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते हैं साहब। लोग आपको दिल में जगह दे दें तो सोचना कि आप पास हो गए। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और अब आपसे यहीं पर सभा समाप्त करने की अनुमति चाहता है और कल यानी कि वीरवार को फिर आपसे रूबरू बातचीत करेगा एक नए अपडेट के साथ, नई कविता के साथ, नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।